सुप्रभात बच्चों। कल हमने झांसी की रानी पाठ जो मतलब किया तो परसों शुरू था, लेकिन कल हमने इसके 3 पैराग्राफ और पढ़ लिए थे। कल हमने उदित हुआ सौभाग्य यहाँ तक इसको पाठ को कविता को पढ़ा और उसकी व्याख्या समझी थी। तो चलिए आइए अब इससे आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, और झांसी वाली रानी थी। यहाँ तक हमने 5वां पद्यांश की व्याख्या समझ ली थी। तो अब छठा है, सभी बच्चे किताब निकाल के ध्यान से सुनेंगे। लेसन निकाल लीजिए झांसी की रानी। नहीं बेटा 5 नहीं, हमने छठा भी पढ़ लिया था। बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्ष आया, ये भी पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ लिया था अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया, ये भी पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम 8 पैराग्राफ पढ़ेंगे। छिनी राजधानी दिल्ली की, छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ कानपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसके शब्दों के अर्थ देखते हैं। बातों बात, बातों में, बात में, ठीक है, अपने ही बातों से छल प्रपंच रचकर अपना राज्यों को हथियाना। घात छल, बिसात ताकत, वज्र निपात संकट उत्पन्न करना, ये भारी संकट उत्पन्न करना, ये वज्र के समान गिरना। इसकी व्याख्या देखते हैं। छिनी राजधानी दिल्ली की, राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली मतलब दिल्ली। अंग्रेज पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे। राजधानी दिल्ली पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। लखनऊ को लिया, लखनऊ बातों बात, लखनऊ को भी बातों बातों में अपना हथियार लिया, अपने अधीन कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में केशवा को कैद कर लिया। हुआ नागपुर का भी घात, नागपुर पर भी हमला कर दिया। फिर आगे छोटी छोटी जो रियासतें हैं, उदयपुर तंजौर सतारा, इनकी तो फिर क्या हैसियत है जब बड़े बड़े दिल्ली लखनऊ को इन्होंने अपने अधीन कर लिया। तो उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक पर भी हक जमाने लगे। आगे यहाँ सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी वज्रपात हुआ, यानी कि भारी संकट टूट पड़ा या भारी संकट उनके ऊपर आ गया, अर्थात ये प्रांत भी आक्रमण से बच नहीं पाए। बंगाल मद्रास आदि पर भी ऐसे ही आक्रमण हुए। नीचे है ना, बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, उनके साथ भी इसी तरह आक्रमण करके उनको अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में, इन छोटे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पर जो थे कब्जा करते जा रहे थे, पूरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाते जा रहे थे, अलग अलग टैक्टिक से, अलग अलग तरीके अपनाकर। तो आगे यह कहानी, ये लिखा बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने, यह कहानी बुंदेलखंड के लोक नायकों द्वारा या गायकों द्वारा कही गई है। उनका मानना था कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरता से अंग्रेजों से लड़ी। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ, यही है। रानी रोई रनिवासों में, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। यूँ पर्दे की इज्जत परदेश की हाथ बिकानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे देखिए कि उस समय जो राज्य उनके अधीन किए गए, इन्होंने अंग्रेजों ने अपने अधीन किए, उनकी रानियों के साथ, उनकी बेगमों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। पहले हम एक बार शब्दार्थ देखते हैं। रनिवास रानियों के रहने का स्थान, बेगम रानी या बादशाह की पत्नी, गम
शोक दुख, बेजार परेशान, सरेआम खुलेआम, नीलाम छापते, नीलामी के विज्ञापन, नीलाम मतलब नीलामी, नीलाम का मतलब नीलामी करते हैं, चीज़ों की नीलामी करना। तो नीलामी छापना मतलब उनके विज्ञापन छापते थे कि यहाँ पर ये नीलाम हो रहा है, इस रानी का ये जेवर नीलाम हो रहा है, उसके रानी के ये कपड़े नीलाम हो रहे हैं। तो सरेआम क्या करते थे, वो अखबारों में छापे जाते थे, उनको अपमानित किया जाता था। नौलख हार, बहुत कीमती हार, ये एक जेवर है जिसको हम नौलख बोलते हैं। तो बहुत कीमती हार होता है, ठीक है। पर्दे की इज्जत, पर्दे में रहने वाली रानियों का सम्मान, यानी कि जो रानियां कभी बेग में पर्दों में रहती थी, किसी पराए मर्द के सामने नहीं आती थी, उन रानियों की, बेगमों की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जा रहा था, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी। परदेसी, विदेशी या दूसरे देश वाला। परदेशी यहाँ पर कौन है, अंग्रेज, जो कि दूसरे देश से आए हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज जो थे बच्चों, निरंतर भारत पर कब्जा करते जा रहे थे। देसी राजा व नवाब अंग्रेजों के समक्ष हारते जा रहे थे। रानियां अपने महलों में बैठकर विलाप करना, रोती रहती थी। और नवाबों की जो बेगमें होती थी, ये है ना, नवा बेगम गम से थी बेजार, और जो नवाबों की जो बेगमें थी वो भी गम मतलब दुख से बहुत व्याकुल और परेशान थी। और क्या अंग्रेज क्या करते थे उनके साथ, अंग्रेज उनके जो गहने कपड़े, उनके गहनों और कपड़ों को कलकत्ता के बाज़ारों में नीलाम करते रहते थे, कि उनके जो कपड़े थे, गहने थे, कलकत्ता के बाज़ारों में नीलाम हो रहे थे। समाचार पत्रों में, अब नीलाम तो कर ही रहे थे, उसके साथ क्या करते, नीलामी के साथ साथ उनको समाचार पत्र जो होते थे, अंग्रेजी के जो समाचार पत्र होते हैं, उनके नीलामी के जो समाचार थे वो भी खुलेआम छपते रहते थे, जिससे उनको, इन बेगमों को, रानियों को क्या अपमान का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पर्दे में रहने वाली रानियाँ किसी के सामने नहीं आती थी। तो ऐसे उनके कपड़े और गहने तो सरेआम नीलाम करते थे, और फिर उनके समाचार जो थे वो अंग्रेजी अखबारों में छापते भी थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। उनको किसी चीज़ को बेचने का, नीलामी करने का एक तरीका है कि नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलख हारों की बोलियां लगाई जाती थी। इस प्रकार देशी इज्जत, यानी कि देश की इज्जत, मतलब देश की इज्जत, किसकी इज्जत, औरतों की इज्जत, उनकी पत्नियों की, रानियों की, बेगमों की जो इज्जत थी वो दूसरों के हाथों, विदेशी जो अंग्रेज थे उनके हाथों बिक रही थी, क्योंकि उनके गहने, उनके कपड़े सरेआम नीलाम किए जा रहे थे। तो आगे ये बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी, बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से इस कहानी का बखान किया जा रहा है कि झांसी की जो रानी है वो खूब वीरता से अंग्रेजों से लड़ी। यो पर्दे की इज्जत पर देश की हाथ बिकानी थी। पर्दे की इज्जत यही है जो मैंने बताया, पर्दे की इज्जत मतलब इस प्रकार देशी इज्जत, देश की जो इज्जत है वो विदेशों के हाथ, विदेश कौन हो गए, परदेसी, अंग्रेज, अंग्रेजों के हाथ देश की इज्जत जो थी बिक रही थी। अगला है ये पैराग्राफ 10, देखिए ध्यान से। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो शब्द कठिन शब्द जो हैं इसके, इस पैरा के, वो देख लेते हैं। कुटिया झोपड़ी, विषम वेदना, विषम मतलब विपरीत दुख, की अनुकूल स्थिति में ना होना, विषम मतलब विपरीत स्थिति में, तो बहुत दुख या कठोर दर्द। आहत घायल या जख्मी, पुरखों पूर्वज, रणचंडी युद्ध भूमि में मार काट करने वाली देवी, चंडी का मतलब है देवी, रण मतलब युद्ध भूमि में। आह्वान पुकारना या ललकारना, युद्ध के लिए ललकारना बुलाना। यज्ञ
स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रयुक्त शब्द है यज्ञ। यज्ञ यहाँ पर शब्द हुआ है क्रांति के लिए। स्वतंत्रता संग्राम जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सेनानियों ने छेड़ा था। उस सेनानियों में अलग अलग राज्यों के राजा और नवाब शामिल थे। सोई ज्योति जो भारतीयों का अभिमान स्वाभिमान, जो बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने उन पर अत्याचार किया, जो उनका स्वाभिमान मर चुका था, उस सोए हुए स्वाभिमान को रानी लक्ष्मीबाई ने जगाया। तो अभी इसकी व्याख्या देखते हैं। तो अंग्रेज़ों ने जो कि भारत पे कब्जा कर रखा था, ठीक है, इससे क्या होता है, लोगों के मन में गहरा एक रोष पैदा हो गया था, ठीक है। विषम वेदना में बहुत ज़्यादा दुख दर्द, कठोर दर्द छिपा हुआ था। अंग्रेज़ों द्वारा भारत को कब्जे में किए जाने के कारण झोपड़ियों में रहने वाले कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, क्योंकि वो उन पर अत्याचार किए जा रहे थे अंग्रेज़ भारतीयों पर। इससे जो झोपड़ियों में रहने वाले व महलों में रहने वाले थे, सभी कष्टपूर्ण जीवन झेल रहे थे, सभी विपत्ति में अपना जीवन बिता रहे थे। वीर सैनिकों के मन में, जो वीर सैनिक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, वीर सैनिक जो अंग्रेज़ों की सेना में भी भर्ती थे, उनमें जिनमें स्वाभिमान की भावना जाग गई, तो उन्होंने उनके अंदर अपने पूर्वजों का अभिमान क्या है वो जागृत हो गया। अपने पूर्वजों के अभिमान के बारे में उन्हें पता लगा। अंग्रेज़ों से नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, ठीक है। तो पूर्वजों का अभिमान था, अंग्रेज़ों से टक्कर लेने हेतु नाना धुंधु पंथ और पेशवा सभी प्रकार के साधन जुटाने में लगे थे। इसी समय ही बहन छबीली जो है, इसी समय ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी का रूप धारण कर ठान लिया कि अंग्रेज़ों को मात देनी है। बहन छबीली यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए आया है और उन्होंने भी युद्ध क्षेत्र में जाकर अंग्रेज़ों को युद्ध के लिए ललकारा, आह्वान दिया कि अब तो भारत को आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ों को मुक्की खानी पड़ेगी, अंग्रेज़ों को मात देनी पड़ेगी। इसी हेतु उन्होंने लोगों को युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु आह्वान किया, उनको ललकारा, उन्हें प्रेरित किया। लोगों हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। युद्ध यज्ञ कौन सा, स्वतंत्रता संग्राम का जो यज्ञ प्रारंभ हुआ था, तो जो लोगों में जो स्वाभिमान की जो अग्नि थी, चेतना थी, वो जो सो चुकी थी, उसको उसने लक्ष्मीबाई जी ने जगाना था। यानी कि लोगों के हृदय में जो लोगों का जो सुप्त हृदय है उनमें स्वतंत्रता की चिंगारी उन्होंने सुलगाई। लोगों को आज़ादी के लिए आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया। लोग भी उनके साथ मिलकर अंग्रेज़ों का सफाया करने हेतु तैयार हो गए और यही उनकी कहानी बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुनी और सुनाई जाती है कि किस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों को मात दी, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाला और अंतिम सांस तक पुरुषों की भांति कंधे से कंधा लड़ाकर वीरता के साथ वो लड़ी। इस तरह की जो उनकी गाथा है वो बुंदेलखंड वासियों के द्वारा बुंदेलखंड के लोक गायकों के द्वारा गाई जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट 11 पैराग्राफ। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चलिए इसे देख लेते हैं, इसके कठिन शब्दों के अर्थ को। महलों ने दी आग, राजाओं और बादशाहों ने युद्ध शुरू किया, महलों ने आग दी, ठीक है। झोपड़ी में रहने वाले लोग, झोपड़ी मतलब झोपड़ी में गरीब लोग जो झोपड़ी में रहने वाले हैं, ज्वाला की आग किसने दिखाई, महलों में रहने वाले के, लेकिन वो आग किस में लग गई, झोपड़ियों में भी वो चिंगारी फैल गई। आम जनता में, झोपड़ी में रहने वाले लोग या आम जनता में भी वो चिंगारी की आग धधक गई। ज्वाला सुलगाना, युद्ध की अग्नि को और बढ़ाना। अंतरतम हृदय मन, चेती मतलब सावधान हुई या जागी। धूम मचाना, चारों ओर किसी बात का प्रभाव पड़ना। उकसानी मतलब उकसाना, बढ़ाना, किसी चेतना को, किसी ज्वाला को अंतरतम में उकसाना, बढ़ाना, ठीक है बेटा। तो अब चलिए हम इसकी व्याख्या समझते हैं।
रानी लक्ष्मीबाई के ललकारने पर पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। ठीक है, इसमें महलों और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये ना, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, कि इनमें महलों और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, और ये जो स्वतंत्रता की, जो अपने आप को आज़ाद करने की जो भावना है लोगों के हृदय से, अंतर मन से भड़की थी, क्योंकि अब वो लोगों के अंग्रेज़ों के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे, वो काफ़ी दुखी थे उनके अत्याचारों से। तो ये जो आवाज़ थी, स्वतंत्रता की जो आवाज़ थी, वो उनके अंतर्मन से बाहर आई थी। झांसी के बाद क्या था? झांसी चेती। झांसी के बाद कौन कौन जाएगा? झांसी के बाद दिल्ली, लखनऊ, ठीक है, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और पटना में क्रांति की लहर दौड़ गई। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, और जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ हल्की फुल्की हलचल शुरू हो गई। चारों ओर लोग जो थे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मेरठ हो, झांसी हो, हर जगह, जबलपुर, कोल्हापुर, हर जगह लोगों के अंदर जो क्रांति की चेतना थी वो जाग उठी थी। लोग, चारों ओर के लोग सचेत हो उठे थे। तो यह कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुनी है, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उनकी वीरता, उनके साहस, उनकी हिम्मत, उनकी बलिदान, उनके त्याग की जो कहानी है, वो बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से गाई और सुनाई जाती है, कि किस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया, किस तरह वो अंतिम सांस तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है बेटा, ये मैंने अब आगे इसके कुछ एक पैराग्राफ दिया है। जबलपुर, कोल्हापुर ये हो गया, ये एक पैराग्राफ दिया है, इसके मैंने प्रश्न दिए हैं आपको 5। ये एक पैराग्राफ, ये पद्यांश ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को समझ आ गया होगा।